अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। किसी दानिश्वर ने जमहूरियत की तारीफ इस तरह की है कि ये अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए होती है। क्या दुनिया की जमहूरियतें इसी उसूल पर काम करती हैं? क्योंकि महज इंतखाबात ही जमहूरियत का नाम नहीं बल्कि ये उस उसूल का नाम है कि सबकी मुशावरत से अवामी भलाई के लिए फ़ैसले किए जाएँ। हमारे मुल्क में जमहूरियत के क्या समरात अवाम तक पहुँचे हैं? इस सिलसिले में आज हम आपको आगे चलकर कराची और रावलपिंडी के दो अहम हलकों की सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन आज से हम अपने इस प्रोग्राम में मारूफ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब सुहेल वड़ाई साहब के इलेक्शन 2024 के हवाले से तज्ज़िये और तबसरे भी शामिल करेंगे। कौन किस हलके से खड़ा हो रहा है और किसका खूंटा मजबूत है, किस इलाके में किस जमात का वोट बैंक बढ़ा है और कहाँ पर कम हुआ है, इन सब पर तबसरा होगा जियो इलेक्शन सेल में। और साथ ही हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ हलकों के हालात से भी बाखबर रखेंगे। लेकिन इंतखाबी सूरत हाल जानने से पहले हम सुहेल वड़ाई साहब से आइंदा इंतखाबात से महरूम रह जाने वाले सियासतदानों के बारे में बात करेंगे। जहां कुछ नामवर और अहम सियासतदान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वहीं कुछ अपनी पार्टी टिकट से भी महरूम रह गए हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती रही हैं और इस मरतबा भी देखने में आया है कि आम इंतखाबात में कई अहम नामों को सियासी जमातें टिकट जारी नहीं करती। ये बताइएगा ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज़ाहिर है जिस तरह आवाम का और सियासी जमातों का आपस में तल्लक होता है, इसी तरह जो उम्मीदवार हैं उनका भी सियासी जमात से तल्लक होता है। तल्लकात होते हैं, उतार चढ़ाव आता है, लीडरशिप से रोल होता है। कई दफ़ा उनके लीडरशिप के साथ अपने तल्लकात जो हैं उनमें कभी उतार आ जाता है, कभी चढ़ाव आ जाता है, कभी नाराज़गी हो जाती है, परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। ये भी देखा जाता है कि वो पार्टी के साथ लायल रहा कि नहीं रहा। तो और फिर जो है वो बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि उसकी हल्के में भी कोई पजीराई है या नहीं। तो ज़ाहिर है ये इन चीज़ों को देख कर ही फ़ैसला किया जाता है। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा जमातों सियासी जमातों की जानिब से टिकटें जारी करने में क्या कुछ मद्देनज़र रखा गया है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इस दफ़ा जो है नून जो था उसके लिए खुला मैदान भी था, लेकिन उन्होंने टिकटों पे बड़ी मेहनत की है, सब पार्टियों से ज़्यादा। ये भी कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को इसका मौका ही नहीं मिल सका, शायद वो भी मेहनत करते। लेकिन तहरीक जो मुस्लिम लीग नून थी, देखें उन्होंने एक उम्मीदवार का इंटरव्यू किया कौमी असम्बली के। इसी तरह मेरे इल्म में है कि उन्होंने सर्वे करवाए, जहाँ जहाँ मसला था ये पता करवाया कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। सर्वे आपको पता है कि कोई आसान नहीं होता। एक हलके में सर्वे करवाने पे लाखों रुपए लगते हैं, तो नून ने वो लाखों रुपए भी लगवाए। एक जहांगीर तरीन साहब ने सर्वे करवाया, उसको भी इस्तेमाल किया गया। और फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद नून ने पाकिस्तान के बाज़ अदारों की जो अंदाज़े थे उनको भी मद्देनज़र रखा है। और शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं वो एक एक हलके को जानते हैं, तो ये सारा कुछ सामने रख के ही फ़ैसले किए गए हैं। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को अगर हम देखें कि उसने कैसे फ़ैसले किए हैं, तो मेरा ख़्याल है उनके पास ज़ाहिर है एक सबसे बड़ा मेयार तो लॉयल्टी का था। दूसरा ये भी था कौन खड़ा हो सकता है, कौन नहीं खड़ा होगा, किसको जो है कौन स्टैंड कर सकेगा, कौन भाग जाएगा। और फिर शायद उन्होंने ये भी देखा कि क्या वकील जो हैं वो शायद ज़्यादा स्टैंड कर सकते हैं, इसलिए शहरों के अंदर हमें नज़र आता है कि उन्होंने वकीलों को टिकट दी हैं। तो ये सारी बातें पीपल्स पार्टी ने अपनी लॉयल्टी देखी है, उन्होंने इलेक्टेबिलिटी देखी है, ये सारा कुछ उनके टिकटों में नज़र आता है हमें। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून में किन अहम नामों को टिकट इशू नहीं किए गए और इसकी जो वजूहात हैं वो आपकी नज़र में क्या हैं? देखें जी, मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा बड़े कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जिन पे बड़ी हैरानगी भी होती है। मसलन तलाल चौधरी को टिकट ना देना और उसकी जगह नवाब शेर वसीर को टिकट देना। शायद उन्हें ये नज़र आ रहा था कि अगर शेर वसीर को नाराज़ किया गया तो शायद तलाल चौधरी ना जीत सकें, तो इसलिए तलाल चौधरी को सेनेट का वादा किया गया और उनके वालिद को जो है वो सूबाई असम्बली की जो टिकट है वो दे दी गई। तो इस तरह से उन्होंने एक रिकन्सिलिएशन के ज़रिए ये टिकट जो है वो नवाब शेर वसीर को दिया है। और हमने देखा कि तलाल चौधरी ने इस फैसले को एक्सेप्ट भी कर लिया और शेर वसीर की जो है वो कंपेन भी कर रहे हैं। इसी तरह एक और बड़ा नुमाया नाम राना एहसान अफजल का था। ये फैसलाबाद से थे, इनके वालिद राना अफजल बड़े नुमाया नाम रहे हैं, पार्टी के साथ बड़े लायल रहे हैं। एहसान जो हैं ये भी बड़े यंग प्रॉमिसिंग बॉय हैं
और बड़े ही अच्छी तरह पार्टी को डिफेंड भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वजह क्या है कि वो हल्का रवायती तौर पर राजा रियाज का था, और राजा रियाज जो थे वो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस में पीटीआई को छोड़ के वोट दिया था, लीड भी किया था, तो इसलिए राजा रियाज से कमिटमेंट भी निभाई गई। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होगा। राजा रियाज से एस्टेब्लिशमेंट के भी अच्छे तल्लुकात थे, और उधर से भी ज़रूर इनकी सिफारिश जो है वो आई होगी। और फिर इसके साथ साथ आप देखें, दाने अल अज़ीज़ का तो खैर मामला सबके सामने क्लियर है कि चौधरी एहसन इकबाल से अगर उनकी लड़ाई ना होती तो मेरा ख़्याल है उनका टिकट पक्का था। लेकिन ये जब लड़ाई हो गई, पब्लिक में आ गई, और शायद कोई कंप्रोमाइज़ भी मुमकिन ना हो सका। अगर कंप्रोमाइज़ मुमकिन हो सकता तो शायद नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ साहब ये करवा देते, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उन्हें इसलिए दानियाल अज़ीज़ को इग्नोर करना पड़ा, उनको टिकट नहीं दिया गया कि शायद वो एहसन इकबाल को अच्छी तरह अकामोडेट करना चाहते थे, तो इसलिए दानियाल अज़ीज़ साहब को टिकट नहीं मिल गया। हालांकि उनका भी बड़ा हल्के में असर है, चौधरी अनवर अज़ीज़ के बेटे हैं जिनका एक बड़ा लंबा जो है वो सियासी बैकग्राउंड है। नारोवाल की सियासत में कई दहाइयों से उनका ये ख़ानदान जो है वो सरगर्म अमल है। और फिर एक और बड़ा सरप्राइजिंग जो फ़ैसला हुआ, खुशाब से सुमेरा मलिक को टिकट ना मिलेगा। सुमेरा मलिक जो हैं वो नवाब ऑफ कालाबाग की जो हैं वो पोती हैं, और ये खुशाब से इलेक्शन लड़ती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो वादी सून की नुमायाँ फैमिली से तल्लक़ रखते हैं और एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, और सुमेरा मलिक पार्टी के साथ भी रहीं। इनका बेटा भी एमएनए रहा, वो भी नून लीग के साथ लायल रहा, और बज़ाहिर कोई वजह नहीं नज़र आती थी कि उनको टिकट से नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन हुआ ये कि साथ वाले हलके से जो नून लीग के दूसरे उम्मीदवार थे, मलिक बशीर आवान के बेटे शाकिर बशीर आवान, उन्होंने भी कहा कि मैंने इस दफ़ा वादी सून से ही इलेक्शन लड़ना है, तो इनका आपस में कंटेस्ट पड़ गया। सुमेरा मलिक साहब ने शायद इससे पहले ये किया कि जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी के एक एमपी के उम्मीदवार थे, उनके साथ उन्होंने पहले ही एक आपस में बॉन्डिंग कर ली कि मैं ऊपर लड़ूंगी और आप नीचे लड़ेंगे। तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम हुई कि तहरीक इस्तेकाम को भी नहीं मिली, तो शाकिर बशीर साहब को मिल गई जो बेसिकली साथ वाले हल्के से थे। फिर इसी तरह एक और सरप्राइज़ मिला कि सरगोदा से, जो सरगोदा सिटी की सीट है, उससे चौधरी हामिद हमीद साहब जो हमेशा से लायल रहे, बल्कि उनके वालिद साहब भी नून लीग में थे, आईजीआई में थे, लेकिन हामिद हमीद साहब को इस दफ़ा टिकट नहीं मिला, और वहाँ पे जो साबिक़ एमपी थे डॉक्टर लियाकत, उनको टिकट मिल गया है। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था। पहले तो हामिद हमीद साहब नाराज़ हुए, शायद आज़ाद इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन फिर अल्टीमेटली अब उन्होंने नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये भी बड़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि इतने सालों से एक बंदे को टिकट भी दिया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई हामिद हमीद साहब की लॉयल्टी पे तो शायद कोई शक नहीं था। मेरा ख्याल है जो सर्वे आए और वहाँ की जो लोकल जो पहुँचा, तो शायद हामिद हमीद साहब से डॉक्टर लियाकत की जो रेटिंग थी वो अच्छी थी, और नून लीग ने समझा कि हम जो है डॉक्टर लियाकत को इस दफ़ा ट्राई करते हैं। फिर एक और नुमाया नाम सरदार महताब अब्बासी का है, जिनको नून ने, वैसे तो वो टिकटों से पहले ही छोड़ गए थे नून लीग, ये ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं नून लीग के, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ने का फ़ैसला किया है हज़ारा से, और दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है उस पर वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके अगर इंडिपेंडेंट भी जीत गए तो वो शायद नून की सपोर्ट की बजाय तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर नून की हुकूमत बन रही हुई तो फिर शायद वापस आ जाएं। तो सरदार महताब अब्बासी का जाना भी बड़ा हैरान कुन है कि इतने साल वो रहे नून लीग के साथ, तो नून लीग से क्या नाराज़ी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उनका मसला भी चौधरी निसार अली जैसा है कि जो है उनके अंदर भी ईगो है, और पार्टी लीडरशिप से शायद इसी ईगो की लड़ाई जो है उनकी हुई।
अब आते हैं एक और नुमायां सीट की तरफ। ये गुजरात की सीट है, ज़िला गुजरात की, और यहाँ से चौधरी जाफ़र इकबाल जो थे वो मुस्लिम लीग नून के जो MNA थे, लेकिन सिटिंग MNA होने के बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया। वो आए तो एक नौजवान और नए उम्मीदवार के तौर पर थे, गुज्जर फैमिली से तल्लक़ रखते हैं, लेकिन 2-3 दफ़ा वो जीते और लायल भी रहे पार्टी के साथ, और पार्टी क़यादत से भी उनका बड़ा मज़बूत रिश्ता था। लेकिन इस दफ़ा टिकट उन्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि एयर फोर्स के जो ज़हीर अब्बास सिद्धू साहब जो हैं वो कमांडर हैं, एयर चीफ़ हैं, तो उनके जो भाई हैं नसीर साहब, उनको टिकट दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी नुमायां तब्दीली है कि मुक़्तदरा के साथ जो नून के तल्लुकात हैं वो इसमें नुमायां तौर पर नज़र आ रहे हैं। और फिर है एक और आयशा रजब बलोच साहिबा, जिनका तलाल चौधरी के साहब के उनके घर के सामने उनको मार पड़ी थी, बड़ा मशहूर वाक़या है। ये रजब बलोच साहब की वाइफ हैं, इनको टिकट नहीं मिला। पिछली दफ़ा स्पेशल सीट पे ये आई थी और इस दफ़ा उनको तवक्को थी कि जो है वो इनको टिकट मिलेगा, लेकिन इसकी बजाय उनके जो देवर हैं उनको टिकट मिल गया है। और आयशा रजब साहबा पहले नाराज़ हुई। बेसिकली आयशा साहबा जो हैं ये ख़ुद टवाना फैमिली से तल्लक़ रखती हैं और इनकी बलोच फैमिली में शादी हुई है। और पहले तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर अब वो PTI के कैंडिडेट को वहाँ सपोर्ट कर रही हैं, और जो इनके देवर हैं वो जो है वो नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक और बड़ा नुमायां हलका जो था झेलम का, उसका भी ज़िक्र ज़रूरी है। यहाँ से पिछली दफ़ा चौधरी फवाद जो हैं वो MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन उनके जो मद्दे मुकाबल थे वो राजा मतलूब मेहदी थे। और राजा मतलूब मेहदी जो हैं ये जो राजा इकबाल मेहदी थे उनके बेटे थे, और इकबाल मेहदी ने अपनी सारी ज़िंदगी मियाँ नवाज़ शरीफ से वफ़ादारी निभाई, सूबाई वज़ीर भी रहे, कई बार MNA रहे, और अब मरते दम तक वो नून लीग के साथ ही रहे। और उनका बेटा भी पिछली दफ़ा नून लीग का कैंडिडेट था, लेकिन इस दफ़ा नून लीग ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि साथ वाले हलके से चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को ला के वो टिकट दिया है। चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब जाट बरादरी से तल्लक़ रखते हैं, और मतलूब मेहदी जो हैं वो राजपूत बरादरी से तल्लक़ रखते हैं। तो वहाँ जाट बरादरी का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और जो फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब हैं वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट नाज़म झेलम भी रह चुके हैं, उनके वालिद साहब गवर्नर पंजाब रह चुके हैं चौधरी अल्ताफ़ साहब, तो उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये बताइएगा सुहेल साहब के सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ खासी मुश्किलात का शिकार है। इस दफ़ा इन्होंने किन किन अहम रहनुमाओं को टिकट नहीं दिए? अब आते हैं तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको टिकट नहीं मिले। उनमें नुमायां तरीन तो ज़ाहिर शेख रशीद हैं, उनके भतीजे राशिद शफीक हैं। शेख साहब ने कोशिश की कि जब चिल्ला लगाया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं इमरान से अपने तल्लुकात भी बचाऊं और जो मुक़्तदरा के साथ जो मामलात हैं वो भी बचाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, जो बाकी लोग हैं उनको मैं छुड़ाने की कोशिश करूँगा। चुनांचे उनका ख्याल था कि मैं तहरीक इंसाफ की सिम्पथी भी ले लूँगा और मुक़्तदरा से भी बात कर लूँगा और चल जाएगा, इस दफ़ा PTI मुझे टिकट दे देगी। लेकिन PTI ने, मेरा ख्याल है जितने भी लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको टिकट ना देने का फ़ैसला किया है, और शेख रशीद भी उस जद में आ गए हैं और अब शायद वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, तो अभी तो लड़ रहे हैं। और जो है उन्हें ज़ाहिर है अभी तक वो उन्होंने कोई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात नहीं की, और उनका अब भी शायद ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें वोट देंगे। लेकिन जब तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ख़ुद वहाँ शहरयार रियाज़ खड़ा है, जो कि पहले मुस्लिम लीग नून में रहे हैं और काफ़ी वेल्दी जो है फैमिली से तल्लक़ रखते हैं, बैरिस्टर हैं, तो वहाँ फिर मुश्किल होगा कि PTI का जो शहरी वोट है वो शेख रशीद साहब को जो मिल जाए। और दूसरी तरफ आपको पता है उनके हनीफ अब्बासी साहब खड़े हैं, तो इसलिए शहरों के अंदर मेरा ख़्याल है कि PTI का वोटर जो है वो स्ट्रिक्टली अपनी पार्टी पॉलिसी जो है उसको फॉलो करेगा। फिर नुमायां नाम चौधरी फवाद का है। चौधरी फवाद और इमरान ख़ान जो है वो एक ही
ट्रायल में हैं, रोज़ इकट्ठे भी होते थे जेल में, और मेरी इतला के मुताबिक उन्हें वादा भी किया गया था कि टिकट दिया जाएगा पीटीआई का। एक तो उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ काफ़ी इक़दाम भी हुए, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने टिकट भी नहीं दिया वादे के मुताबिक, और तीसरी तरफ उनके मुक्तदरा से भी मामलात ख़राब हैं। तो इस वक्त तो वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के। फिर एक और नुमाया नाम सरगोदा अगर देखें तो आमिर सुल्तान चीमा साहब हैं, वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, उनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया। शायद उनकी वो उन पर दबाव होगा, या ये भी हो सकता है कि वो ख़ुद भी क्लियर नहीं थे कि पीटीआई का टिकट ले लें तो क्या बनेगा आगे, क्या इलेक्शन में उन्हें फिर चांस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी भी मेरा ख़्याल है कि उनकी पोजीशन जो है क्लियर है। वो ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ लोग चाहते थे कि उनको नून का टिकट मिल जाए, लेकिन नून ने कहा कि नहीं, हम अपना जो कौमी असम्बली का उम्मीदवार है वो चेंज नहीं करेंगे, आप नीचे अपने बेटे के लिए या फ़र्ख घुमन साहब के बेटे के लिए सूबाई असम्बली की सीटें ले लें, कौमी असम्बली पे हम जुल्फ़कार भट्टी जो है उसी को वोट देंगे। तो चुनाचे अब भी उनका मद्दे मुखालफ जो है नून लीग के जुल्फ़कार भट्टी हैं, और फिर पीटीआई का भी कैंडिडेट इससे अलावा है। फिर जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर बाबर अवान का नाम आता है। डॉक्टर बाबर अवान भी बड़ी कंपेन कर रहे थे, लेकिन शायद उसकी वजह यह है कि शुएब शाहीन का उसी सीट पर कुर्रा फ़ाल निकला है, तो बाबर अवान को फिर इग्नोर करना पड़ा है। जुल्फ़ी बुखारी भी बच कर चल रहे थे लंदन में बैठे, लेकिन उन्होंने एक जगह जो है मुक्तदरा की और फ़ौज की हमायत की थी। तो मेरा ख़्याल है कि ये शायद इतनी पीटीआई को रास नहीं आई, और इसलिए उन्हें वो नहीं दिया गया। एक और बड़ा नुमाया नाम शफ़क़त महमूद का है। ये लाहौर से 2 दफ़ा एमएनए हुए हैं, और उस दौर में हुए हैं जबकि यहाँ पे नून का किसी ज़माने में जादू बोलता था। लेकिन इस हलके से शफ़क़त महमूद ने, ये जो गुलबर्ग मॉडल टाउन का हलका है अल्लामा इकबाल टाउन का, यहाँ से उन्होंने हरा दिया था नून लीग के कैंडिडेट को, और अच्छा कैंडिडेट था ख्वाजा हसन, उनको हराया। तो लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वो पहले पंजाब के सदर भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। लेकिन ये ज़रूर पीटीआई के लोगों को गिला था कि वो 9 मई के वाक़े में शायद लिबर्टी तक तो आए, लिबर्टी के बाद कैंट की तरफ नहीं गए, और शायद ये भी था कि वो शायद उन मॉडरेट्स में या उन फाख्ताओं में शामिल थे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में इस हद तक आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर शायद इसका पस मंज़र ये भी होगा कि माजी में जब उन्हें पहली बार टिकट मिला था पीटीआई का, तो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, उस वक़्त के जनरल पाशा के कहने पे मिला था। ये भी शायद एक पस मंज़र होगा जिसकी वजह से उन्हें जो है वो इग्नोर करके, और जो अपने नए वकील हैं उनको जो है इनकी जगह पे लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको सिंध और पंजाब के 2 अहम हलकों में लेकर चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जियो इलेक्शन सेल में आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक से कबल हमने आपको कराची के एक हलके की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। अब आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी के हलका NA 55 में, जहां हमारे नुमाइंदे ज़रहून शाह हमें हलके की इंतखाबी सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। 2018 के इंतखाबात में यहां से PTI के आमिर महमूद कियानी ने मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार अहमद के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। आइंदा इंतखाबात में यहां मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार अहमद और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हलका NA 55 में। इस हलके से 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर कियानी साहब जीते थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार साहब हार गए थे। रावलपिंडी NA 5 के अहम इलाकों में रावलपिंडी सदर, कैंट, रेलवे स्टेशन, टेंच भाटा और डेरी हसनाबाद समेत मुख्तलिफ एरियाज़ शामिल हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं NA 55 के लोगों से और जानते हैं उनके मसाइल। आप यहाँ के रिहायशी और बताएं यहाँ के मसाइल में टॉप का मसला इस वक्त क्या है?
टॉप का मसला इस वक्त महंगाई है जी, सबसे बड़ा। इसके अलावा एक मसला तो बताऊं जी आपको, पानी है, बिजली है, आजकल तो हर चीज़ का मसला ही मसला है। पानी की सप्लाई कैसी है इस इलाके में? पानी यहाँ पे आजकल कम आ रहा है जी, ये कुछ खैर के नेचुरली कोई दिसंबर में थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं आप? करना पड़ता है जी, टैंकर मंगवा के? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो हो जाता है, लेकिन लोगों को मंगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, दीगर लोगों को टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। छोटी फैमिली हो तो फिर हो जाता है, अगर बड़ी फैमिली है तो फिर प्रॉब्लम है। जी बताएं, आपके हल्के के मसाइल इस वक्त क्या है? टॉप का मसला क्या है? हमारे हल्के के मसाइल इस वक्त टॉप जो है वो गैस है और उसके अलावा बिजली है, और बिजली बहुत महंगी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके अलावा पानी है। आजकल भी बिजली महंगी है? आजकल क्यों नहीं महंगी, बिल मैं आपको दिखाऊँ आपको। पिछली दफ़ा मैंने गैस वैसे होता है, सर्दियों में कहते हैं कम होती है ना। पिछली दफ़ा मैंने 1000 रुपया बिल जमा कराया है, 1900 रुपया। अब मैंने कराया 6700 रुपया, 6700 रुपया। क्या मेरे इतने मसाइल हैं जो मैं ये फेस कर सकता हूँ? आपका क्या करते हैं आप काम? मैं फारिग हूँ, अब 72 एज है मेरी। रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। पेंशन में गुजारा नहीं होता? नहीं, पेंशन तो ख़त्म, अब प्राइवेट था मैं, अब बच्चा है वो काम करता है, वो बाहर है। तो आप क्या तवक्को करते हैं जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे? नई गवर्नमेंट से भी कोई तवक्को नहीं है, सब बात है, ये भूल भुलैया हैं सब। बहुत सारे मसले हैं सर यहाँ पे, जो है ना हर चीज़ की किल्लत है, आलूदगी है, गंदगी है, कोई काम नहीं। सफाई का फुकदान है। सफाई का फुकदान है, हर तरफ महंगाई है। ये तो कैंट का एरिया है, निस्बतन साफ़ नहीं होता। नहीं, बस आप देख लें जो है ना, कौन साफ सफाई करता है अभी कैंट वाले, अब आपको तो पता ही है जो है ना। तो माशाल्लाह बस ऐसे ही गुजारा ही हो रहा है जो है ना। पानी बिजली कैसी है? पानी बिजली तो है ही नहीं, बिजली तो 1 घंटा आती है और 2 घंटे चली जाती है, बस बिजली तो हर घंटे के बाद जाती है। ये सारा दिन यही आंख मचोली चलती है? बिल्कुल यही आंख मचोली चलती है, इसमें कोई किसी से पूछना कोई दूसरी दो राय नहीं है, या कोई ब्लफिंग नहीं है, कोई झूठ नहीं है जो है ना। बिजली तो है ही नहीं है किसी जगह। आपका जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे सबसे पहला आपका मुतालबा क्या होगा? ये बिजली का, पानी का, ये सफाई का, एजुकेशन का। सदर के साथी चौक के एरिया में? जी, इस एरिया में ये देख लें, सफाई का, पानी, बिजली, हर तरह की, मतलब ये गलियाँ भी अभी कुछ इसी तरह की हैं, टूटी फूटी हैं। आप ये बताएं कि आपके इस इलाके में बुनियादी अवामी मसला इस वक्त क्या है जिसको हल करने की ज़रूरत है? देखिए जी, मसले तो इस टाइम पे बिजली आपकी नहीं आ रही है सिरे से। दूसरे नंबर पे पानी तो शुरू से हम सिर्फ मोटर से ही चल रहा है, ठीक है जी। वो इसके अलावा गैस हो गया, गैस के बिल ही हम दे रहे हैं, बाकी तो यहाँ से गैस आ नहीं रही है तो बिल दिए जा रहे हैं। तो बिल तो ज़ाहिर है, अब क्या करें, बिल तो फालतू ही आ रहे हैं ज़ाहिर है, बाकी तो सिलेंडर से हम काम ले रहे हैं। आपके इलाके में और तालीम और सेहत की सहूलियात कैसी है? सेहत भी बस क्या है, सरकारी अस्पतालों में हम ले जाते हैं तो जनाब उनको दवाइयाँ देते हैं, और तो कोई बाकी। ये कौन सी हॉस्पिटल लगती है आपके साथ? ये कंटोनमेंट हमारे लगता है। कैंट हॉस्पिटल है? कैंट हॉस्पिटल है। इसमें फैसिलिटीज़ ठीक है आपकी? बस गुजारा ही, वो पैनाडॉल दे दिए, पोस्टान दे दिए, बाकी ज़्यादा बाहर से लिख के दे देते हैं कि आप ये ले लें। असल दवाइयाँ तो बाहर से लिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गुनागो मसाइल हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला तो यह है कि यहाँ पर कितने MNA MPA मुंतखब होते रहे, लेकिन यहाँ एक हाई स्कूल है 1927 से कायम है, वो अभी तक हाई स्कूल है। लोगों ने MNA यूनिवर्सिटी बना ली अपने इलाकों में, हमारा हाई स्कूल रहा। उसके बाद हम जो ढेरी इस्लामाबाद में, यहाँ पर हमारे पास कोई सरकारी हाई स्कूल नहीं है। एक FG स्कूल है और वो भी है, अपग्रेडेशन यहाँ पे इशू है, एजुकेशन का बड़ा मसला है। हमारी बच्चियाँ जो है दूर दराज जाके इलाकों में जाती हैं, ट्रांसपोर्ट मसाइल हैं। इस वजह से यहाँ पर इंतहाई ज़रूरी जो मामला है वो नंबर 1 ये है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है ना, यहाँ हाई स्कूल अपग्रेड किए जाएं, हाई स्कूल कायम किए जाएं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हेल्थ का दूसरा वाला मसला है। एक फ़र्क आया कि हमारा एक डिस्पेंसरी बड़ी ज़बूं हाल था उसको मतलब कोई देखने काबिल नहीं था, उसको अपग्रेड किया। वहाँ पर मतलब सीनियर डॉक्टर लगाए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाए, और वो बड़ा वास्ट पैमाने पर उसको मतलब चालू किया। अपग्रेडेशन है और देखने के काबिल है, लेकिन अभी भी उसमें कई इशू बाकी हैं जहाँ पर मसलन उसको इवनिंग और नाइट शिफ्ट में लगना चाहिए, वहाँ पर उसमें सहूलत मिलनी चाहिए ताकि लोगों का इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सके। ट्रैफिक सब इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ मेन रास्ता है, कचहरी से सदर लालकुत्ती से लोग आते थे हैं जी, तो वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। अब वो कट बनाया, वहाँ गाड़ी आती है रफ्तार से, कोई रोज़ हादसे होते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ हादसे होते हैं जी। और सबसे अहम
रास्ता ये है, कदीमी रास्ता यही है हमारा। तो आपका मुतालबा अब क्या है? सबसे बड़ा मुतालबा हमारा ये है कि ये रास्ता खोला जाए। आप क्या कहते हैं जी? ये दुकानदारों के लिए भी है कि वो बड़े परेशान है, काम कारोबार सब बाज़ार ख़त्म हो गया सारों का, जिसकी वजह से बहुत परेशानी बनी हुई है उनको। परेशानी ये है, बच्चे स्कूल के जाते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हुए लेडीज़ का एक्सीडेंट हुए हैं, हमारी सगी भतीजी की डेथ हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक्सिस अडियाला रोड, कचहरी, CMH रोड है, मेन रोड है, बाज़ार के लिए मसला है। ये बकरा मंडी की इंटरेस्ट है, कारोबारी मुतासर है, लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ से बकरा मंडी, डोक सईदा, गिरजा रोड, दमियाल और यहाँ से सारा मेन रास्ता है, ये खोला जाए। हमारा काम काज बिल्कुल नहीं है, हम वेले बैठे हुए हैं। जी, इस हलके के लोगों का एक जो मेन जो उनकी डिमांड है या मुतालबा है, डेरी हसनाबाद जो कि रावलपिंडी कैंट के इलाके है, यहाँ पे एक जो रोड था, रोड क्रॉसिंग थी जो सारी आबादी के लिए थी, उसे डिवाइड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, आगे जाके यू टर्न दिए गए, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं और प्लस जो कारोबारी तबका है वो बुरी तरह यहाँ पे मुतासिर हो रहा है। कैंट में मौजूद इस टेंच बाज़ार को, जो कि बहुत ही पुराना बाज़ार है, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पुराना और एशिया का सबसे लंबा बाज़ार है, और इस बाज़ार में ज़रूरत का तकरीबन सारा सामान जो है वो अवेलेबल रहता है। और ये एक इलाके की, इस पूरे इलाके की बड़ी आबादी को ये बाज़ार कवर करता है, और यहाँ पे फैमिलीज़ को ये सहूलत है कि उन्हें अपने घरों से, गलियों से निकल कर यहाँ आने में सहूलत होती है। लेकिन इस बाज़ार की अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें चलना जो है वो काफ़ी महाल हो रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा बाज़ार है, ज़रूरत की तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और सस्ती भी यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक ये है कि मिल जाती हैं। जी, आप ये बताएं कि आपके इस इलाके में इस वक्त मेन पब्लिक इशू क्या है? यही गैस का बहुत ज़्यादा मसला है और बिजली का भी तो है ही है, लेकिन गैस का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ वैसे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि गैस की ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। जी, ज़्यादा होती है। तो ये पहले भी ऐसी थी या अब इस तरह होना शुरू हुआ? पहले नहीं, या 2-4 सालों में हुई है। अच्छा, तो क्या सूरत हाल क्या है? कितनी देर आती है? नहीं आती नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आती है, जो खाने के टाइम आती है, जो वही। अच्छा, इस टेंच में हमने जो ऑब्ज़र्व किया है वो रश बहुत ज़्यादा है, तजावुज़ात ज़्यादा है या क्या? तजावुज़ात ज़्यादा है। ये दुकानदारों ने अपने अपने स्टॉल आगे पैसे लेके लगवाए हुए हैं इन्होंने, तो पैसे लेते हैं, सब लेते हैं। तो आप लोगों को क्या, उससे क्या मसला पैदा होता है इस रश की वजह से? रश की वजह से मसला ये है कि हम घंटा यहीं फंसे रहते हैं। हुकूमत से भी इल्तमास है कि यहाँ पर कोई इंतज़ाम करे गैस का भी। और यहाँ जो है ना, मसला ये है कि यहाँ क्या नाम है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। इस टेंच बाज़ार का बुनियादी मसला यहाँ की बेहंगम रश है। यहाँ पे मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं और उसके अलावा पैदल चलने वाले सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि इस तरफ देख लें किस कदर रश है इसमें। और ये आज तो जुम्मा है, शायद थोड़ी रश कम भी है, लेकिन जुम्मे के अलावा जो है यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। और इस रश में अगर कोई गाड़ी आ जाए तो ये रोड तकरीबन चौक हो जाता है। और जिस तरह हमें बताया गया कि यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में अगर किसी मरीज़ को लेके जाना हो तो फिर और ज़्यादा दुश्वारी होती है। इस रोड की हालत आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी हर तरफ रश इतनी है और ये मसला कई दहाइयों से इसी तरह चल रहा है। इसको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, इस रोड को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। ये बताएं कि आपके इस हल्के का मेन अवामी मसला आपके ख़्याल में क्या है? हमारे इस बाज़ार का मेन मसला सबसे बड़ा जो है वो ट्रैफिक का है। ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसकी वजह से रश में और इजाफा हो जाता है। इसमें ये जो बाहर आपका कारोबार वगैरह कुछ मुतासर होता है इससे? ज़ाहिर बात है, जब रोड ब्लॉक हो जाएगा, कस्टमर का गुजरने का रास्ता नहीं बचेगा, तो उस सिलसिले में आप भी जानते हैं कि कस्टमर इंटर कैसे होगा शॉप में, तो उस वजह से डिस्टर्ब तो होता है। तो ये पूरा हफ्ता इसी तरह ही रहता है ये बाज़ार? जी, तकरीबन पूरा हफ्ता इसी तरह रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन करते हैं, ये जो तजावुज़ात वाले हैं वो हैं या कोई और? तजावुज़ात वालों ने भी बहुत हद की हुई है, और दूसरी बात ट्रैफिक भी इस रोड पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम का कोई हल निकल आए तो ज़्यादा बेटर है। अगली हुकूमत से आपका मेन मुतालबा यही होगा? जी, अगली हुकूमत में मेन मुतालबा हमारा यही है कि टेंच का रोड जो है उसे रेगुलेट किया जाए। जी, इसे थोड़ा वसी किया जाए या तजावुज़ात को थोड़ा कम किया जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ी
ओपनली चलती रहे और राज काम रहे। ये बताएं कि आपके इस इलाके में रावलपिंडी टेंच का जो इलाका है, इसमें बुनियादी अवामी मसला इस वक्त क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे अस्पताल की कोई सहूलत नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है और कोई अस्पताल का इधर कोई सिलसिला ही नहीं है। कितने अरसे से ये प्रॉब्लम चल रही है? तो जब से मुल्क बना यही प्रॉब्लम है, इधर कुछ भी नहीं बना। कोई इधर कोई पुराने अस्पताल हैं, CMH है, MH है, कंटोनमेंट का एक अस्पताल है, और आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जो है ना लोग परेशान हैं इस वजह से। स्कूल इधर कोई नहीं है, गवर्नमेंट कोई बड़ा स्कूल नहीं है यहाँ? कोई बड़ा स्कूल नहीं है, वही पुराने जो आज से 40-50 साल पहले जो छोटे स्कूल बने हुए थे वही स्कूल हैं। बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, खेलने का कोई मैदान ही नहीं है। खेलने का कोई मैदान नहीं है। करीब तरीन ग्राउंड वो रेस कोर्स में है, रेस कोर्स पार्क के साथ, वो यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। तो ज़ाहिर है फिर तो हर बंदा नहीं जा सकता। जब बच्चों के पास कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होगी, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, तो वो फिर क्या करेंगे? वो मनशियात की तरफ जाएंगे, वो मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करेंगे और इसी तरह से फिजूलियात के अंदर अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो खेलों के मैदान, स्कूल, ये सारी सहूलतें, स्कूल भी बहुत पुराने बने हुए हैं, जैसे भाईजान ने भी बताया, पुराने स्कूल हैं यहाँ पर, नया कोई स्कूल नहीं बनाया गया, अस्पताल कोई नहीं बनाया गया, कंटोनमेंट का। कितने अरसे से कोई नया स्कूल नहीं बना आपके ख्याल में? नहीं, हमने तो नया स्कूल कोई यहाँ बनता देखा ही नहीं है। एक ये स्कूल की रेनोवेशन हुई थी कुछ अर्सा पहले, ये रोड के ऊपर एक स्कूल है गवर्नमेंट का, पुराने स्कूलों की रेनोवेशन हुई है, उनके अंदर कुछ एक्सटेंशन हुई है, लेकिन नए स्कूल नहीं बने, कॉलेजेस कोई नहीं है नए बिल्कुल इसके अंदर, और ख़वातीन बच्चियों के लिए भी नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है। मैं स्कूल के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल में इस कदर गंदगी है और टीचर इतनी गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों को सिखाई जाती है, वो बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? कौन सा स्कूल? ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है बच्चों का। अब 3-4 साल से मेरा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में। हेडमास्टर को बार बार बता रहा हूँ कि इनकी ज़ुबानें सही करें। ये नशा भी करते हैं, ये गुटखे भी खाते हैं टीचर स्कूल में, नस्वार भी डालते हैं स्कूल के अंदर, सिगरेट भी पीते हैं स्कूल के अंदर और इतनी वाहियात ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं कंप्लेन लेके गया तो उन्होंने मुझे इतनी गलीज़ गालियाँ दी हैं हेडमास्टर के कमरे में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस हलके का जो मशहूर बाज़ार है और जिसे एशिया का सबसे लंबा बाज़ार भी कहा जाता है, यानी टेंच बाज़ार, उसमें हम देख सकते हैं कि इस बाज़ार के नीचे से ये नाला गुज़रता है जो कि बुरी तरह चौक हुआ है। इसमें शॉपिंग बैग्स हैं, कपड़े फटे पुराने, उनका ढेर लगा हुआ है, बदबू है और तकरीबन इस सारे एरिए का गंद जो है इस नाले ही में फेंका जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द सारी आबादी है, लेकिन ये नाला बिल्कुल आगे जाके इस जगह पे ये नाला बिल्कुल चौक हो गया है और जो भी इसमें जूस के, दूध के जितने भी डब्बे हैं, जितने भी पैकिंग है और उसके अलावा पैकिंग का दीगर सामान है वो भी इस नाले में फेंका गया और ये मुकम्मल तौर पर चौक है। और अगर आप बिल्कुल वो आगे अगर देख सकें इस दरख्त के नीचे, तो यहाँ से तो पानी भी गायब हो चुका है, पानी को कवर कर लिया है तमाम जो भी इस वक्त यहाँ का जो कचरा है, गंद है उसने। तो इस नाले को लगता है तो ये है कि ये कई सालों से ये नाला साफ़ नहीं कराया गया और इसकी वजह से इर्द गिर्द की आबादियों को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़रहून शाह हमें हल्का NA-55 की इंतखाबी सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा, रावलपिंडी के इस हल्के में भी काफ़ी मसाइल हैं। आवाम महंगाई के हाथों सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और मुल्क के अक्सर इलाकों की तरह यहाँ के लोगों को भी पानी की कमी का सामना है। जियो इलेक्शन सेल से इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त। कल किसी और शहर, किसी और हल्के के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। आज हम आपको कराची के ज़िला मलीर के हल्का NA-231 में लेकर चलेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से PTI के जमील अहमद खान ने 33,522 वोट्स हासिल किए थे और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 32,054 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अब 2024 के इंतखाबात में यहाँ पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच, PTI के हिमायत याफ्ता खालिद महमूद अली, जमात इस्लामी के उमर फारूक और नून लीग के जमील अहमद आमने सामने होंगे। मलीर कराची की इंतखाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हम चलते हैं
231 में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम की जानिब, जो हमें वहाँ की सूरत हाल और वहाँ की आवाम की राय से आगाह करेंगी। आज हम जिस हलके में मौजूद हैं ये ज़िले मलीर का कौमी असम्बली का हलका NA 231 है, जो 2018 के आम इंतखाबात में NA 237 कहलाता था। और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जमील अहमद ख़ान थे वो पहले नंबर पर कामयाब हुए थे, जबकि जो रनर अप थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल हकीम बलोच थे वो रहे थे। और हमने ये भी देखा था, आपको ये बताते चलें कि जो 2022 के बाई इलेक्शंस थे उसमें ये वाहिद हलका था जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इमरान खान, वो शिकस्त उन्होंने हासिल की थी, और जो उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल हकीम बलोच थे वो कामयाब हुए थे। लिहाजा हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर एक डाइवर्सिटी है वोटर्स के ट्रेंड में, और मिला जुला रुझान पाया जाता है, और हर पार्टी सपोर्ट करने वाले यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते भी हैं। और उसके साथ ही अगर हम इस हलके के इलाकों की बात करें तो वैसे तो ये ज़िला मलीर लगता है, और यहाँ के जो मुतादिद इलाके हैं उनमें शेरपाव कॉलोनी है, उसमें कज़ाफ़ी टाउन भी शामिल है, उसमें जाफ़र तैयार सोसाइटी भी इसमें शामिल है, और भैंस कॉलोनी भी है, और मुख्तलिफ मलीर के जो इलाके हैं वो इसमें शामिल भी हैं। लिहाजा आज हम चलकर जानेंगे उन तमाम लोगों से उनके हलके के मसाइल क्या हैं, और 2018 से लेकर 2023 तक कौन से उनके ऐसे मसाइल हैं जो जिन पर काम किया गया है, और कौन से उनके ऐसे मुतालबात हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए। लिहाजा चलकर लोगों की राय जानते हैं। कि अब जो आम इंतखाबात हैं 2024 के ये बड़े करीब अब आ गए हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा है 2018 से लेके अब तक? आपके जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने काम किया, कभी हल्के का जायज़ा लिया? कुछ भी काम नहीं किया मैडम, कुछ भी काम नहीं किया है। या आप देखें, कल रात से हमारे मलीर में लाइट गई हुई है, कल तो लाइट गई हुई है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कुछ भी पानी नहीं आ रहा, ना बिजली है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। सड़क नहीं बन रही है, देखें खड्डे सारे निकले हुए हैं, उधर भी खड्डे निकले हुए हैं, गटर सारे खुले हुए हैं। वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, जो कुछ भी कहते हैं हम करते नहीं हैं। ये इलाके की सूरत हाल देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर काम होता? सारे उधर खड्डे हैं सारे, जब ठेला हम लेके आते हैं सारे हमारे केले ख़राब हो जाते हैं। हादसे कुछ रोनुमा होते हैं इससे? हाँ, इधर एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं कि एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? मसाइल बताएं अपने हल्के के। आप मसाइल कोई भी हल नहीं हो रहे, यहाँ रोज़ ब रोज़ हादसे हो रहे हैं। ये देखो गटर टूटा हुआ है। सर आप बताइएगा कि इस हल्के के सबसे बड़ा मसला क्या है जो आप लोगों का अब तक हल नहीं हुआ? बड़ा मसला सबसे बड़ा तो रोज़गार का है। गरीब बेरोज़गार हैं बेचारे, वो देखें अड्डे पे मजदूर बैठे हुए बेशुमार, उनको रोज़ी रोज़गार नहीं है। हमें ये बताएं, आपके हल्के के कुछ मसाइल बताएं, क्या क्या काम हुआ है, कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके हल्के में? हमारे हल्के में MNA हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब, और सुबई हैं यूसुफ मुर्तज़ा गालिबन। क्या क्या काम किए हैं तो बताएं, कभी जायज़ा लिया? हुआ है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। खोखराबाद की तरफ से अगर आप चमन कॉलोनी की तरफ जाएँ तो बेहतरीन ग्राउंड भी बने हुए हैं, पार्क भी बने हुए हैं, डिस्पेंसरी भी बनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, और हमें वैसे पीपल्स पार्टी हो या मुत्तहिदा हो या PTI, हमें पाकिस्तान में अच्छी मुखलिस ईमानदार क़यादत चाहिए। अच्छी क़यादत आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा, और लोगों की महंगाई ख़त्म करें। आवाम का जो इशू है महंगाई का है, हमें ना रोड से है ना पार्क से है ना ग्राउंड से है। आवाम का असल हदफ जो है महंगाई का है, महंगाई ख़त्म हो, गरीब आदमी को रिलीफ मिले। तो आपके हल्के के कोई मसाइल अब तक हल नहीं हुआ? 5 साल का जो पूरा टाइम पीरियड था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लो, आवाम से पूछ लो, सबकी राय यही होगी कि कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। गैस का दौरानिया बताएं कि क्या हो रहा है, गैस आप लोगों की फराहमी हो रही है? अब गैस वाले बिजली वालों की नकल करना चाह रहे हैं कि हम भी वही काम करें। 50 साल हो गया मुझे अखबार बेचते हुए। मेरा नाम मोहम्मद जमील अखबार फरोश है। मैंने तो वही आज से 50 साल पहले सूरत हाल जो थी आज उससे भी बदतर है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गचने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। हम किससे फरियाद करें? जिससे फरियाद करते गैंगवार के आदमी हो, तुम गामिया के आदमी हो, ये इंसाफ हो रहा है? हम गैंगवार के आदमी हैं। 50 साल हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जिन्हें स्क्वायर के अंदर आज ये हाल है कि हम हर चीज़ से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कराची क्यों? आप ये देखें, कराची मौशी हब है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों? और अगर हम ज़िला मलीर की बात करें, इस हल्के की बात करें, तो आप ये बताएं कि ये 5 साल आप लोगों के कैसे गुजरे हैं? क्योंकि हमें तो आम इंतखाबात से बड़ी उम्मीदें होती हैं। हम कहते हैं यार मुंतखब नुमाइंदा कोई भी हमारे हल्के में आएगा तो हमारे लिए काम बहुत करेंगे। हमें अफसोस, बहुत अफसोस, हमारे पास नुमाइंदे नहीं हैं।
हमारे पास जिम्मेदार लोग नहीं हैं जो वोट लेते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद कोई शक्ल दिखाने को काबिल नहीं होता है। हल्का NA 231 के हम जहां मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ के मसाइल देख रहे हैं। इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं NA 231 के, वो जाफर तैयार सोसाइटी यहाँ इसका नाम है। और अगर हम देखें तो यहाँ मुख्तलिफ ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको खंडरात का मंजर वो बिल्कुल पेश कर रहे हैं। जगह जगह अगर हम देखें तो कचरे का ढेर लगा हुआ है, और अगर हम सड़क की सूरत हाल भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। और ये तो वो कुछ ज़ाहिरी मसाइल हैं जो हमें ज़ाहिर है, हम जब पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं, हम जब जायज़ा ले रहे हैं तो हमें दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब हम गली गली आए हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उन लोगों को कौन से मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि हमें लोग ये भी बता रहे हैं कि जो एक बिजली की लोड शेडिंग का मसला है वो भी काफ़ी तवील दौरानिया हो गया है अब। और गैस की भी जो फरामी है, वो पहले हम सिर्फ ये सुनते थे कि मौसम सरमा में ही इसकी जो तातुल था वो ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन अब कोई भी सीज़न हो, हर सीज़न में ही, हर मौसम में ही जो मसाइल हैं वो एक तरह के हैं और बाकायदा संगीन होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ये बताएं आपके हल्के के कौन से अहम मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं किए गए। हमारे हल्के में मसाइल आपने ख़ुद भी देखा है कि यहाँ पे कितना कचरे का ढेर है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, केसी का कोई निज़ाम नहीं है, और बेरोज़गारी इतनी है कि आप यकीन माने कि इस वक्त हर बंदा रो रहा है। पानी का टैंक आप कह रहे हैं हमें हर घर में यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सूरत हाल कब से है? आज से है, कब से है? 2018 के बाद से है? क्या कहना चाहेंगे? ये तो तकरीबन इसको 4 से 5 साल हो गए टैंक को बने हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पानी आएगा पानी आएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की, बहुत से लोगों ने धरने भी दिए मलिक मंदरा पे जाके, ठीक है, कि लाइन ऑन कह रहा है। ये लाइन भी ऑन हो गई, लेकिन बीच में कुछ लोग इस तरह थे कि उन्होंने लाइन का डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, आप भी बताइएगा हमें कि आपके हल्के के क्या मसाइल हैं। सारा दिन तो आप लोग बाहर खेलते रहते होंगे ज़ाहिर है, तो कभी क्या नोटिस किया आप लोगों ने कि यहाँ पर कोई तब्दीली आई, कभी कोई चेंजेस हुए, कोई डेवलपमेंट्स हुई? नहीं, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कचरा पड़ा था वैसे ही पड़ा है। यहाँ पे लोग बोरिंग की मट्टियाँ, कचरा शचरा के जाते रहे, और यहाँ पे बंदे भी लगाए हुए इन्होंने कचरा उठाने के लिए। पर तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मुस्तकिल इंतजाम है नहीं यहाँ पर कचरा उठाने का? हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता तो पड़ा रहता है। अच्छा, सफाई कब ज़्यादा होती है? जब इलेक्शंस करीब आते हैं, अब आने वाले हैं। हाँ, तो अब सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी, सड़कें डलने लगेंगी, बस रोड ही डाल के चले जाएंगे जैसे 4 साल से डाल रही है। हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के ये भी मसाइल हैं कि वहाँ पर जो मौजूद पार्क्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, उनको बिल्कुल खंडर में तब्दील कर देते हैं। ऐसा क्यों है भाई? बच्चों की खेलने की जगह है, वहाँ पर भी जो है वो कचरा कुंडी बनाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सिर्फ ये कहेंगे कि हम जैसे लोग मतलब इन बातों को समझते हैं, तो अरबाब इख्तियारात जितने भी हैं उनको भी ये बात समझ में भी आती है, और उनको ये पता भी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं आवाम की, लेकिन इसको हल कौन करेगा, ये आवाम का सवाल है। जैसे आम इंतखाबात करीब करीब आते हैं, डोर टू डोर मुहिम जो शुरू हो जाती है, इंतखाबी मुहिम, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो आते भी हैं, आप लोगों से आपके मसाइल भी पूछते हैं, तो तब आप लोग अपने मसाइल बताते हैं? फिर क्या वो लोग वादे और आप लोगों को दावे बोल के जाते हैं कि हम ये काम कर देंगे? सब चीज़ें बताते हैं। असल में पानी की लाइनें भी डली हुई हैं, सब चीज़ें डली हुई हैं, टैंक भी बना हुआ है आपके सामने, सब चीज़ें बनी हुई हैं। मसला ये बनना हुआ सब है, मगर कुछ आ नहीं रहा। परेशानियाँ वही हैं सब चीज़ों की, यानी कि पूरा सबको मीठा पानी है नहीं, गैस है नहीं, बिजली लाइट है 3-3 घंटे नहीं है, बिजली के बिल हज़ारों के तादाद से यहाँ पे लोगों के घर में आ रहे हैं। यानी 20,000 सैलरी है तो 15,000 तो बिल भर रहा है बंदा, 5,000 क्या खाएगा मुझे बताएं ना आप। तो मसाइल तो वही के वही है, मसला हल हो तो कोई बात हो ना, कि कहने मकसद हाँ भाई हमने बात करी, मसला ये रोड डालने से क्या हमारी रोजी रोटी लग जाएगी? बताएं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का क्या इंतजाम है यहाँ पर? जब रात में लाइट भी नहीं है यहाँ पे, कहाँ है स्ट्रीट लाइट? पूरी गली के अंदर एक लाइट के कहीं लगी हुई है, हालांकि यहाँ पूरी गली में 8 लाइटें लगनी चाहिए, तो वहाँ पे 1 या 2 लाइट आप देख सकते हैं कि गली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, कोई गली नहीं है, मतलब एक मैदान टाइप ही आप कह सकते हैं। अतराफ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा घर है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रीट लाइट्स भी कह रहे हैं कि एक अहम मसला है जो यहाँ पर नहीं है। हल्का NA 231 के हम जहाँ मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं, जाफर तैयार सोसाइटी, जहाँ पर हमने लोगों से बात की। मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर को कहूँगी कि वो आपको ये बोर्ड दिखाएं। आप ये देख सकते हैं कि ये बोर्ड यहाँ पर जो लगा हुआ है 2018 में, यहाँ पर मेरे अकब में जो यहाँ पानी की टैंक है, यहाँ पर जो पूरी है, इसका इफ्तिताह किया गया था 2018 में, और ये डिसाइडेड था कि यहाँ इस करोड़ों रुपए की लागत से, क्योंकि ये 5 ऐसे टैंक हैं जो पूरे इस इलाके में हैं, और ये डिसाइडेड था कि यहाँ से तमाम तर पानी को स्टोर करके जितने भी इलाका मकीन है उन तक ये पहुँचाया जाएगा, उनके घरों में। लेकिन यहाँ पानी का जो बहरान है वो इस
कदर संगीन है कि हम ये देख सकते हैं कि हर घर में जो है वो पानी के जो टैंक है वो मौजूद हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर जो पानी का बहरान है वो भी काफ़ी ज़्यादा संगीन है। इतने तमाम तर इक़दामात के बावजूद भी मसाइल जो हैं वो अब तक हल नहीं हुए हैं। पानी वगैरह का मसला है? पानी तो सही है, अभी बीच में बंद था 15 दिन, अब सही आता है। एक दिन क्या होता है, कोई मुस्तकिल काम क्यों नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं निकालते लोग? पता नहीं, अब ये तो जिनको वोट देते हैं उनको पता होना चाहिए ना। तो आप लोग तो उनको वोट देते हैं कि वो काम करेंगे हल्के के लिए? हम नहीं देते वोट। आप वोट नहीं देती? ज़ाया कर देते। क्यों, ऐसा क्यों, इतनी उदासी इतनी मायूसी क्यों? क्यों, हुकूमत कोई काम ही नहीं कर रही है। कोई काम हो तो फिर बोले महंगाई दिन से दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज़ मुश्किलात का सामना है, हर चीज़ का। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, गैस की और बत्ती की भी बहुत है। बिजली भी नहीं होती, गैस भी नहीं होता, बस यही कि खाना पकाने के वक्त तो कुछ भी नहीं होता। कैसे काम कर रही हैं? और हमने सुना है कि भाई गैस की अगर लोड शेडिंग बहाल भी हो जाती है तो गैस का प्रेशर ऐसा आ रहा होता है कि खाना नहीं बन रहा होता है। नहीं बन रहा होता, वो मशीन चलाते हैं तो उससे इतना ज़्यादा 6,000 7,000 गैस का बिल आ रहा है हमारा। बस यही होता है बेटा, और क्या करें। अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें हैं? हमें तो कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी कुछ भी नहीं है। आप लोग बताएं, यहाँ पर कितने साल से ये बाजार लगा रहे हैं और 2018 के आम इंतखाबात में हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, आप लोगों के मसाइल हल हुए कुछ? नहीं, हमारे मसाइल तो हल कुछ भी नहीं हुए। तब्दीली नहीं आई? लेकिन नहीं, तब्दीली नहीं आई है। अब कुछ उम्मीदें हैं तब्दीली आने की? नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं है। हल्का NA 231 के मलीर कॉलोनी के इस वक्त हम हफ्ता बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप हमें ये बताइएगा कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं? हमारे यहाँ सारे दिन गैस ही नहीं होती है, बताएं खाना हम कैसे बनाएं। और फिर इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं ना, हमारी रोटें सही हैं, यहाँ गटर सेवरेज का मसला है, गैस सारा दिन होती नहीं है, हम खाना कैसे बनाएं। फिर लोग आके बोलते हैं हमें वोट दो, तो हम वोट कैसे दें, हम कैसे एतमाद कर रहे हैं हुक्मरानों पे। कैसे गुजारा कर रही हैं इन 5 सालों में? अगर हम बात करें 2018 के आम इंतखाबात से लेकर 2023 तक के दौरान, इन 5 सालों में कोई तब्दीली देखी आपने? कोई भी तब्दीली नहीं देखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई हो गई है, इस कदर की महंगाई हो गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से कामयाब हुए थे इस हल्के से, तो कोई काम किया, जायज़ा किया कभी उन्होंने? नहीं, कोई भी नहीं किया, हमारे लिए तो नहीं किया। रोज़गार है तो उसका मसला है, काम है तो उसका मसला, कंपनियों के बंदे हैं वो बैठे हुए, काम है ही नहीं कंपनियों में भी। हम लोग तो ज़ाहिर है कंपनी वाले शोहर हैं, उनके पास है ही नहीं काम वाम। जब वोट डाल रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं कि कोई तब्दीली आएगी हमारे इलाके? बोलते सब कुछ है लेकिन करता कोई भी कुछ नहीं है। तब्दीली का बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात, जिधर से आप लोग वोट ले रहे हैं उनका ही कुछ करें, लेकिन ना उनका करते हैं ना गलियों का, खड़े होते हैं लेके जाते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इस दफ़ा भी कोई उम्मीद है? बहुत करीब आ गए इलेक्शन। कुछ भी उम्मीद नहीं है, जब पहले से कुछ नहीं होता अब क्या होगा? इतने सालों में ही कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? सबसे पहली मसाइल तो ये कि हमारे इलाके में गटर इतने उबल रहे हैं कि हमारे घर से निकलना अजाब है। बिल्कुल मलीर डूब गया। शादमान टाउन जो है पूरा गटर से उबल रहा है, कुछ भी नहीं हल हुआ। गटर का, गैस का, बिजली का, हर चीज़ का यहाँ मसले मसाइल है, बहुत परेशान है भाई। अभी इस वक्त अगर घर पे जाएंगे तो गैस नहीं होगी। पर कैसे गुजारा कर रहे हैं, खाना वगैरह कैसे बना रहे होते हैं? 4 बजे जब आएगी, 5 बजे जब कुछ बनता है। प्रेशर ठीक आता है? नहीं, प्रेशर भी नहीं आता। महंगाई इतनी है कि ख़त्म नहीं हो रही है, अब क्या किया जाए। लोग खाने का करे, किराया दे के बिल भरे। तो ऐसा भी होता है अक्सर कि कई जगहों पर काम हो रहा है लेकिन वो उस मेयार का नहीं हो रहा, फिर दोबारा वही हालत हो जाती है? बिल्कुल वही हो जाते हैं। रोड भी ऐसा डालते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता है कि एक ही बारिश के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद खुदाई शुरू कर देते हैं। बाइक सवार वहाँ से गुजरते हैं तो क्या मुश्किलात होती हैं? एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। हमारे तो कल भी है कि एक्सीडेंट हो गया, बेचारे सब गिर गए, वो उनका इतने खून वून निकला बेचारे का। ये तो क्राइम का अंबार है यहाँ पे। मलीर तो इज द टॉप मोस्ट क्राइम डिस्ट्रिक्ट इन दिस प्रोविंस। तो ये 2018 के बाद से क्राइम का रेशो थोड़ा कम नहीं हुआ? क्राइम तो बढ़ता जाता है हमेशा, क्राइम तो कभी कम नहीं हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की, हम मुख्तलिफ इलाके गए। NA 231 के, ये कहा जा सकता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर इंसान को चाहिए होती हैं। और हल्का NA 231 के भी जितने भी इलाके हैं वहाँ के जब हमने मसाइल देखे तो वो बिल्कुल जो है, जब हमने मसाइल देखे तो वो एक ही तरह के हैं। पानी, पीने का पानी वहाँ मैसर नहीं है, और अगर हम सड़कों की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तबाहाल हैं। लिहाजा जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं लेकिन वसाइल जो है वो बहुत थोड़े से बहुत कम है।
लिहाजा जो आवाम है उनकी यही उम्मीदें हैं कि अगर इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं तो इलेक्शंस का होना ज़रूरी है, ताकि जो है वो जो उनकी किस्मत पिछले 5 सालों में नहीं बदली, उनको थोड़ी बहुत उम्मीदें अब हैं कि हो सकता है कि उनकी कुछ जो है वो किस्मत इस इलेक्शंस के बाद बदल जाए। इसी के साथ कराची से मुझे शवाला असलम और कैमरामैन अदनान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शवाला, बहुत शुक्रिया, हमें मलिर कराची की सूरत हाल से वो आगाह कर रही थी। इस हल्के के लोग भी सेहत व सफाई, महंगाई, बेरोज़गारी समेत बेशुमार मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको रावलपिंडी के एक हल्के में लिए चलेंगे। जियो इलेक्शन सेल के साथ रहिएगा।